बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे और मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है, पुराने चैनल की प्लेलिस्ट इस आग में सब जलेंगे की एक प्लेलिस्ट है, आपको 2019 से आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैं बड़े अरसे से ये ब्लास्फेमी के जो वाकयात हैं इनका ट्रेंड देखता चला आ रहा था और बढ़ता चला जा रहा था और इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये क्रिश्चियनों, कादियानियों, हिंदुओं, एथियस्टों और असल गुस्ताखों से बात आगे निकल जानी है और आम मुसलमान मारे जाएंगे। आपका बच्चा कल को मारा जाएगा, आपका भाई मारा जाएगा, लेकिन इसमें और भी बड़े न्यूएंसेस ऐड हो गए जो उस वक़्त हमने नहीं सोचे थे। अभी 2 दिन पहले एक वाकया पेश आया, जिसमें एक बाप ने अपने बेटे को जिसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है, जिसकी दवाइयों से पता चल रहा है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और सीज़र्स की वो गोलियाँ ले रहा था। यानी उसके डॉक्टर को पता है, तो उसके घरवालों को भी पता होगा कि उसके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। उसने नबूवत का दावा कर दिया, उसके बाप ने कहा, "हाँ, ले जाओ इसको, जो मर्ज़ी सज़ा देनी है दो, लेकिन मुझे छोड़ दो।" मैं खुद बड़ा वड्डा आशिक रसूल हाँ और मेरी पूरी फैमिली बड़ी आशिक रसूल है और अल्लाह ने अपना मजहबी कराना है साडा। पुलिस इत्थे आई है और पुलिस नूं मैं आख्या इहनूं लै जाओ मेरे घर चों बाहर लै जाओ, मैनूं ये बंदा चंगे नहीं लगदा पिया। मैं आख्या जी मैं इस गल ते खुश हाँ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ नहीं कि पर्चा ना दो, ये ना करो, वो ना करो। कोई भी बंदा गुस्ताखी के इल्ज़ाम में अंदर जा सकता और ये भी भूल जाएँ कि आपके बाप भाई, आपके माँ-बाप, बच्चे या रिश्तेदार या आपके करीबी दोस्त आपकी सपोर्ट करने के लिए आ गए होंगे, वो भी कहेंगे ना नहीं, 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 गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग गया, बस छोड़ दो इसको, बस जो देनी है सज़ा दे दो, हमें बीच में ना आना, हम तो आशिकाने रसूल हैं। आप लोगों को आशिकाने रसूल का सर्टिफिकेट लेके फिरना पड़ेगा। तो पहले बात शुरू होती है 1986 में ज़ियाउल हक साहब लाते हैं कि अब रसूलुल्लाह की जो तौहीन करेगा, तनकीद करेगा, गुस्ताखी करेगा, वो उसको सजाए मौत। कितनी मजे की बात है, 1926 से लेके 1986 तक 60 सालों में सिर्फ 14 केसेस होते हैं गुस्ताखी के। क्या वजह उस जमाने में लोग गुस्ताखी नहीं कर रहे थे? या इसका मतलब ये है कि गुस्ताखी लोग कर रहे थे लेकिन वो इतने सेंसिटिव नहीं थे इस मामले में, इतने सेंसिटिव नहीं थे कि हल्की सी तनकीद कर दी तो जी ला दो फाइल। और 1986 से लेके अब तक 1500 केसेस हो चुके हैं। ये 10,000% का इजाफा है। पहले 60 सालों में 14 केसेस, अगले 40 सालों में 1500 केसेस। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो लोग गुस्ताखी ज्यादा कर रहे हैं या लोग गुस्ताखी के मामले में ज्यादा सेंसिटिव हो गए। आइदर वे, दोनों सूरतों में इस लॉ की हार है। क्यों? क्योंकि लॉ आपने इंस्टॉल करना था लोगों को गुस्ताखी कम करने के लिए, लेकिन लोग गुस्ताखी ज्यादा कर रहे हैं। ये क्या वजह हुई? या फिर ये भी कि लोग इससे ज्यादा सेंसिटिव होकर आपके लोग ज्यादा रिलीजियसली इंटॉलरेंट हो रहे हैं, तो इसमें भी आपके लॉ का नुकसान है। तो दोनों केसेस में इस लॉ की वजह से आपने इस सोसाइटी के साथ किया। और ये मैंने अभी एक अंग्रेजी की वीडियो बनाई, आप उसको जाके देखिएगा, भी एक कुछ घंटों में रिलीज हो जाएगी। उसके अंदर मैंने पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई है कि गुस्ताखी को किस तरह के हमारे किन इदारों ने इनको वेपनाइज किया और वो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया जो अब आपके मुल्क को खा रहा है। और ये बड़े आराम से मुझे 5 साल पहले नजर आ गया था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि किसी भी मुआशरे में जो वाइब्रेंट सोसाइटी होती है उसके अंदर दो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक लिबरल्स होते हैं और एक आपके कंजर्वेटिव्स होते हैं, और उनका एक हेल्दी बैलेंस होता है जो दूसरों को चेक में रखता है। मैं ठीक है, मैं लिबरल आदमी हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वेस्ट में भी कंजर्वेटिव्स होने चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव्स नहीं होंगे तो लेफ्ट के ऊपर भी कोई चेक नहीं है। लिबरल लेफ्ट, मैं सोशल लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक लेफ्ट की बात नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर भी कुछ चेक एंड बैलेंसेस नहीं रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, राइट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला गया। तो यही होना था। पहले बात हुई रसूल अल्लाह से, फिर साहबियों पे बात पहुंची, अब बाबों तक बात पहुंची है। जी हाँ, यही मैं कह रहा था कि बाबों के ऊपर भी नाम पे अब गुस्ताखी के मुकदमे लग के कत्ल होंगे। और मुकदमे तो जाहिर बात है, सजा तो आज तक कभी किसी को गुस्ताखी के ऊपर हुई नहीं, तो लोग गुस्से में आके कहते हैं हम फिर इसको अपने खुद ही ले लेंगे। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने क्या कहा और देखिए क्या हुआ उनके साथ। यार मैं चाय के साथ बिस्किट खा रहा था तो मेरा बिस्किट ना चाय के अंदर डूब गया। अभी इसको कोई सही से निकाल नहीं सकता। लोग इधर कहते हैं कि गौस पाक ने ना एक पूरी कश्ती बरातियों समेत जिंदा निकाल और चाच बिस्कुट नहीं कोई सही तरह कर सकता, तो गौस पाक ने तो कर देनी है बरात। जो हुआ वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बच गए, ये यंग लड़का बच गया, लेकिन उसने वही बातें सुनी जो इंजीनियर साहब करते हैं। वो बाबे का वो मजाक उड़ाते हैं। फेयर इनफ, जो गैर इलॉजिकल बातें हैं कि बाबे ने वो बगदाद से हाथ मारा तो वो औरत गिर रही थी तो उसको हाथ से पकड़ लिया, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं।
ادھر دیکھا سونا, ادھر دیکھا سونا, غوث پاک کشتی ڈوبی, ساروں کو باہر نکال لیا, کہانیاں. تو انجینئر صاحب نے لائن لگائی ہے کہاں پہ کہ بابوں کی میں نے دھجیاں اڑا دینی ہے. لیکن انجینئر صاحب کی بھی ایک لائن ہے, وہ ہم جیسے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کبھی کریں گے, کیونکہ ہم سوال وہی لاجک ہم ایکسٹینڈ کریں گے حضرت محمد پہ, یہ پیغمبروں پہ, کہ بھائی حضرت نوح کیسے, حضرت آدم کیسے 60 میٹر کا ان کا قد ہو سکتا, حضرت عیسیٰ کیسے زندہ اٹھائے گئے, حضرت عیسیٰ کیسے بن باپ کے پیدا ہو گئے, حضرت موسیٰ نے کیسے ریڈ سی کو تراش کو چیر دیا, حضرت محمد کیسے اڑن گھوڑے پہ بیٹھ کے بیت المقدس اور پھر اسپیس مین بن گئے, ایسٹروناٹ بن گئے, حضرت محمد کی آنکھوں کے پیچھے کیسے نظر آتا تھا انہیں, جب آنکھیں پیچھے تھی نہیں تو انہیں نظر کیسے آتا تھا, ان کی انگلیوں سے پانی کس طرح نکلتا. تو یہ باتیں انجینئر صاحب کو بھی پسند نہیں, انجینئر صاحب کہیں گے گستاخ ہے, یہ گستاخ. لیکن یہی لاجک جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اپنے بابوں کے اوپر, وہ کہتے ہیں گستاخی کر دی تم نے, ہمارے بابوں کا مذاق اڑا دیا. انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, آپ ہمارے بابوں کو مت چھیڑیں. بات ٹھیک ہے, اگر آپ نے جذبات کو سینٹر میں رکھنا ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, تو پھر تو آپ کسی کے اوپر بھی تنقید نہیں کر سکتے. یہی ہم بڑے عرصے سے آپ کو کہتے چلے آ رہے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اصول جو ہوتے ہیں وہ یکساں طور پہ ہر چیز کے اوپر اپنائے لگائے جاتے ہیں. اگر آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو آپ عمران خان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, تبھی یوتھ کی چھلانگے مارتے ہیں. آپ نواز شریف کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, تبھی پٹواری چھلانگے مارتے ہیں. تو یہ اسی لیے یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے مغرب میں فریڈم آف اسپیچ کا, اس لیے یہ سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی زبان استعمال کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لائن کہاں پہ لگائی گئی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی آزادی میں خلل نہ ڈالیں. آزادی سے مراد اس کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچائے. وائلنس ہوتا ہے, ورڈز کچھ نہیں ہوتے. ورڈز میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, کسی بھی نظریے کے اوپر میں تنقید مغرب میں کر سکتا ہوں اور آپ کو اجازت ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے ایک عجیب سا معیار بنایا ہوا کہ جی اس کے اوپر بات کرنی ہے, اس کے اوپر نہیں کرنی, اس کے اوپر کرنی ہے, اس کے اوپر نہیں کرنی. بھائی کون ہو بھائی, یہ تو آربیٹری سی لائن ہے آپ نے کھینچی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ معیار 2 نمبر معیار تھا کہ رسول اللہ ریڈ لائن ہے, پھر رسول اللہ سے بعد اب خلیفہ بنے, پھر خلیفوں کے بعد اب بابے بن گئے. وہ اپنے بابوں کو بچا رہے ہیں, آپ سب سے بڑے بابا جی کو بچا رہے ہیں. تو جب آپ کے نظریات کے اندر اس قسم کا کھلا تضاد ہوگا تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ سوسائٹی کا جو فیبرک ہے وہ لیرو لیر ہی ہوگا. اور کیا ہوگا, اور وہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. یا تو تنقید کریں سب کے اوپر, تنقید علمی تنقید کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس طرح کی نہیں. کیونکہ یہ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں 4 لاکھ گستاخ آ گئے ہیں پاکستان میں, جو ایف آئی اے نے ڈسکور کیا, مولویوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں انہوں نے کہ اس ملک میں آگ لگ جائے. یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان میں کوئی 1-2 ہزار نہیں ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے, اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں 4 لاکھ ہے. میں صرف اشارتاً یہ عرض کر رہا ہوں, فیصل قریشی صاحب پرائیویٹ پارٹس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ میں نے آج تک آپ کو اس طرح کمزور نہیں دیکھا. ہم کسی جگہ پہ توہین نہیں سنی. ہم وہ بد نصیب ہیں جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. زندگی خراب کر دی گئی ہے, اور اس ملک کا امن, اس ملک کی تباہی کرنے کے لیے اس حد تک میرا دشمن گر جائے گا. وہ صرف ایک ریاکشن ہے, وہ ایک ٹیمپرری ریاکشن ہے. اگر آپ کا معاشرہ آزاد ہوگا تو اس طرح کے گستاخ نہیں ہوں گے جو قرآن کی یا رسول اللہ کی اس طرح بے حرمتی کریں گے کہ ادھر ادھر ان کے نام لکھیں گے اور اس کے اوپر ڈیفیکیشن وغیرہ کریں گے. ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ مغرب میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی بائبل کے اوپر ایسا نہیں کرتا, کوئی حضرت عیسیٰ کے اوپر, کوئی اوکیجنلی سر پھیرا کر دے تو کر دے, لیکن وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. یہ لیکن اگر آپ نے اپنی سمت درست کر دی اور کنسسٹنٹ کر لی, یہ آربیٹری لائن نہیں کہ بابوں کے اوپر بھی تنقید نہیں ہو سکتی, خلیفوں کے اوپر بھی نہیں ہو سکتی, رسول اللہ کے اوپر بھی نہیں ہو سکتی, کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ہو سکتی, اس کے اوپر نہیں ہو سکتی. اگر جب تک آپ نے سمت اپنی صحیح طریقے سے درست نہیں کی تو پھر اسی طرح ہی ہوتا رہے گا. پھر سارے آگ میں جلیں گے. وہ کہے گا میرے بابے کی تو انکار دی, وہ کہہ دے گا میرے بابے کی تو انکار دی. معاویہ کے اوپر, معاویہ اور حضرت علی کے اوپر, اس کے اوپر ہی آپ لوگوں نے اتنی لڑائیاں رکھی ہوئی ہیں. یعنی یہ سیکنڈری ایشو بھی نہیں, یہ ٹرشری ایشو ہے. نہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق ہے.
ताल्लुक है उसके बाद खिलाफत का, पावर डायनेमिक्स, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे कत्ल होना शुरू हो गए हैं, जो कि होते रहेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी क्योंकि आपने पोलराइज कर दिया। इसीलिए आपका ये हाल हो रहा है और ये होगा। मुझे जो ये स्टूडेंट इंजीनियर साहब का मुझे हमदर्दी है उसके साथ बेचारे के पास, क्योंकि जाहिर बात है इस मुल्क में एक बंदे को अपनी लॉजिक, अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की सजा ये मिलती है कि उसको भरे चौक में दरिंदों की तरह मारा जाता है, जानवरों की तरह मारा जाता है। तो जो मुल्क अपने लोगों को सोचने का ये इनाम देगा तो उस मुल्क में से सोचने वाले कैसे निकलेंगे? फिर वैसे ही निकलेंगे ना, वो शलवार वाली सरकार, उधर जाके शलवार छोड़ के आ जाए उस दरबार में तो आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी। हूँ पीर शलवार शाह बाबा के पास। आप ये देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में तमाम शलवारें कब्र के ऊपर दरख्त में लटकी हुई हैं। इस मज़ार का नाम इस वजह से पीर शलवार शाह है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर मन्नत मांगने आता है, कहा जाता है कि वो सबसे पहले अपनी शलवार उतारता है। तो वैसे लोग ही निकलेंगे। तो अपनी सिमत दुरुस्त करें, अपनी बुनियादें दुरुस्त करें, अपने लेफ्ट और राइट का जो एक हेल्दी एक कंपटीशन होता है, उसका एक हेल्दी बैलेंस होता है, उसको रीस्टैब्लिश करें। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तनकीद करनी है तो सब आइडियाज के ऊपर इक्वली तनकीद होनी चाहिए। और यही वजह है कि मगरिब में हम किसी भी आइडिया के ऊपर बात कर सकते हैं, इसलिए वो मुआशरे आगे हैं। ये समझते हैं कि उनके पास मिलिट्री पावर है ज्यादा, इसलिए वो आगे हैं। इस वजह से क्योंकि हर चीज में वो आगे हैं, हर चीज में इंडिकेटर्स में वो आगे हैं। क्यों? शख्सी आजादी, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर उनका ऊपर फोकस है। वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं। हर इंसान की वैल्यू है। आपकी मुआशरा जो, और ये जितने मुआशरे इधर के हैं वो सारे कलेक्टिविस्ट, उनका माइंडसेट होता है, ट्राइबल माइंडसेट होता है। यानी एक वर्कर बी की उसकी हैसियत होती है, एक एंट कॉलोनी में जो एक एंट होती है उसकी हैसियत होती है कि उसने बड़े गोल के लिए काम करना। इंसानी इंफरादी शख्स की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कुछ सोच वाला नहीं पैदा होता। वहां पे मगरिब की इंडिविजुअलिज्म के ऊपर पूरी फिलॉसफी खड़ी है। अगर आप इसको जॉन लॉक को नहीं भी ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, लिबरलिज्म को समझें कि लिबरलिज्म का मतलब होता है स्टेटस को चैलेंज करना। जो म्यार होता है, म्यारे वक्त होता है, उसको चैलेंज किया जाता है, उसके अंदर रिफाइनमेंट आती है। एज अ रिजल्ट कंजर्वेटिव्स भी उसको रिफाइन करके ज्यादा बेहतर करते हैं। जैसे आजकल मगरिब में जंग छिड़ी हुई है फैमिली सिस्टम के ऊपर, लिबरल्स उसके जो फार लेफ्ट के हैं वो उसको अटैक कर रहे हैं, पॉलीएमरी और तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। उसमें उस लेवल पे तो मैं भी कंजर्वेटिव बन गया हूं। कल का जो कंजर्वेटिव है वो आज का लिबरल होगा, क्योंकि वक्त का जो म्यार है बदलता रहता है और हर चीज थोड़ी थोड़ी आगे जाती है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ये काम नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है ही नहीं। तो अपनी सिमत दुरुस्त कीजिए, वरना ये काम होते रहेंगे और आपके बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।